जय हिंद। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखेंगे, यानी आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित हम लोग वन लाइनर देखेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला है, असम में 1857 की क्रांति का नेता था दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त असम में 1857 की क्रांति का नेता थे। भारत के स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई 1857 को प्रारंभ हुई थी मेरठ से। मेरठ से भारत के स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई 1857 की प्रारंभ हुई थी। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां भारतीय भाषाओं में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय थे। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? बैरकपुर से। बैरकपुर से मंगल पांडे का संबंध था, जो कि 1857 की क्रांति के विप्लव से जुड़े हुए थे। 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई कहा था बीडी सावरकर ने। बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई कहा था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। यहाँ 2-3 क्वेश्चन राइज हो रहा है। पहले नंबर की ये 1 नवंबर 1858, ये भी तारीख याद रखिए। महारानी विक्टोरिया का है घोषणा पत्र, और ये घोषणा पत्र कहाँ सुनाया गया है? तो इलाहाबाद में। इलाहाबाद में जरूर याद रखिए। उस समय 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल, अब बाद में वायसराय जो बना था, लॉर्ड कैनिंग ही था। तो ये भी याद रखिए कि 1857 की क्रांति के समय वायसराय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ये भी स्वतंत्र रूप से कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय के रूप में बनाया था, इमरजेंसी हेडक्वार्टर के रूप में, कि कोई अगर ऐसी इमरजेंसी आती है तो उससे तुरंत निपटा जाए, तो इसके लिए लॉर्ड कैनिंग ने उसका मुख्यालय बनाया था इलाहाबाद में। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। तात्या टोपे जो था नाना साहब का कमांडर इन चीफ था। नाना साहब जो थे 1857 की क्रांति में कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। 1857 की क्रांति का कानपुर से नेतृत्व करता नाना साहब थे। उनके कमांडर इन चीफ जो थे तात्या टोपे थे। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन थे? खान बहादुर। खान बहादुर जो थे 1857 के क्रांति के बरेली विद्रोह का नेता थे। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता थे मौलवी लियाकत अली। लियाकत अली इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेता थे। जियारत रंग आंदोलन प्रारंभ हुआ मणिपुर में। मणिपुर में जियारत रंग आंदोलन प्रारंभ हुआ। आप देखेंगे कि कुका और कुकी आता है, एक कुका और दूसरा कुकी। तो कुकी आंदोलन का संबंध जो है मणिपुर से है, और कुका आंदोलन का जो संबंध है ये पंजाब से है। इसे भी याद रखिएगा, कई बार क्षेत्र पूछ देता है केवल। तो कुका संबंध पंजाब और कुकी जो आंदोलन है इसका संबंध है मणिपुर से। यहाँ क्वेश्चन में है कि जियारत रंग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था मणिपुर में। मोपला विद्रोह 1921 हुआ था मलबार में। मलबार में मोपला विद्रोह 1921 हुआ था। मलबार जो है, और मलबार तट, ये केरल क्षेत्र को कहा जाता है। केरल के जो तटीय इलाका है उसको मलबार तट कहा जाता है, और मोपला विद्रोह केरल में हुआ था जो मलबार में, उसको कहा जाता है। सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल है बंगाल। बंगाल के क्षेत्र में सन्यासी विद्रोह भड़का था।
वेलुपंथी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल से वेलुपंथी ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का आंदोलन का नेतृत्व किया था। कोल विद्रोह लोगों से संबंधित है छोटा नागपुर पठार से कोल विद्रोह लोगों से संबंधित है। कोल विद्रोह और छोटा नागपुर जो है ये दोनों झारखंड में है। झारखंड में ही कोल विद्रोह हुआ था और झारखंड को ही छोटा नागपुर का पठार भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र है रांची जो है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र है। रांची जो है झारखंड की राजधानी है और बिरसा मुंडा का जो क्षेत्र था खूंटी क्षेत्र जो रांची के बगल में है, तो ये क्षेत्र जो था बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था। इनको उल गुलान जिसे महान हलचल के रूप में भी जाना जाता है बिरसा मुंडा को। आगे हम लोग देखते हैं 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात था 1:5। बताइए 1:5 यानी 5 भारतीय थे तो 1 ब्रिटिश थे और वो भी देश में गुलाम कर लिए थे। उस समय राष्ट्रवाद देश में नहीं होने के कारण ऐसा होता है और गरीबी और शिक्षा की वजह से आप देखिएगा कि मूर्ख बनाना बहुत ईजी रहता है। और 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश 1 थे तो भारतीय सेना 5 थे, समझ आइए। तो 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का अनुपात 1:5 था। इसके बाद जो है ना अनुपात में चेंज किया गया था। कारण था कि 1857 की क्रांति में भारतीय जो सेना थी वो विद्रोही की थी, तो आप देखिएगा कि इसकी अनुपात को चेंज कर दिया गया था। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में आरंभ हुआ था 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत में प्रारंभ हुआ था। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन के विरुद्ध था मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन प्रारंभ हुआ था। गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर महाराष्ट्र में गडकरी विद्रोह का केंद्र था। गडकरी विद्रोह का जो केंद्र था कोल्हापुर महाराष्ट्र। 1814 से 17 की अवधि में जिस क्षेत्र के तालुकदारों ने अंग्रेजी राज के विरुद्ध विद्रोह किया वह मालवा क्षेत्र था। मालवा क्षेत्र के लोग ने 1814 से 17 की अवधि में तालुकदारों ने अंग्रेजी राज के विरुद्ध विद्रोह किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। कई बार देखिएगा कि एशियाटिक सोसाइटी केवल इतना ही लिखता है या पूछ देता है कि उसका स्थापना किए थे तो विलियम जोन्स ही होगा, या बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी तो विलियम जोन्स ने। वह समाज सुधारक जिसने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था राजा राम मोहन राय वह समाज सुधारक थे जिन्होंने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किए थे। वो थे राजा राम मोहन राय में राजा जो शब्द है अकबर द्वितीय ने इनको उपाधि में दिया था। ये भी याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय में जो राजा शब्द है इसको अकबर द्वितीय ने उपाधि में दिया था। सती विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किया था राधाकांत देव ने सती विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व करने वाले थे राधाकांत देव। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है एमजी रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। नेटिव
नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। यह कथन किनका है? बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक का यह प्रसिद्ध कथन है कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। ये पत्रकार के रूप में पहला जेल जाने वाले व्यक्ति थे, बाल गंगाधर तिलक, इसे भी याद रखिएगा। और अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित जो है हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उल्लेख है, ये भी याद रखिएगा। वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया, राधाकांत देव ने। राधाकांत देव वे बंगाली नेता थे जिन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था, वो राधाकांत देव थे। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था विष्णु परशुराम पंडित। विष्णु परशुराम पंडित ने महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था, वो थे विष्णु परशुराम पंडित। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिव दयाल साहब। शिव दयाल साहब जो थे राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। पश्चिमी भारत के डीके कार्वे का नाम किस संदर्भ में आता? स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह। स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के संबंध में पश्चिम भारत के जो डीके कार्वे हैं का नाम आता है। इनके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। डीके कार्वे हम लोग देखते हैं डीके कार्वे में, तो इनका नाम था धोंडो केशव कार्वे। पूरा नाम था धोंडो केशव कार्वे। और इन्होंने भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय जिसका नाम था SNDT महिला विश्वविद्यालय स्थापित किए थे। बहुत बड़ा काम किए थे। महिला स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के लिए अगर सबसे ज़्यादा काम करने वाले में थे तो डीके कार्वे थे। डीके कार्वे के सबसे बड़ी उपलब्धि आप समझ सकते हैं कि भारत का प्रथम महिला यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय स्थापित करने वाले थे, तो वो थे डीके कार्वे। और ये महिला विश्वविद्यालय का था नाम SNDT महिला विश्वविद्यालय। ये नाम जरूर याद रखिएगा, और नहीं तो इतना जरूर याद रखिएगा कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित करने वाले थे तो डीके कार्वे थे। ये पश्चिम भारत के क्षेत्र में काम करते थे। अगला हम लोग देखते हैं, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे जीके गोखले। जीके गोखले जो थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के लिए विवाह की आयु क्रमशः निर्धारित की गई थी। तो लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष ये न्यूनतम आयु था। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु जो क्रमशः था वो 14 वर्ष और 18 वर्ष। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना था। पटना जो था 19वीं शताब्दी के दौरान बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र हुआ करता था। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ था? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज स्थापित हुआ था। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की है 14 वर्ष। 14 वर्ष बाल विवाह प्रथा को नियंत्रण करने के लिए 1872 में सिविल मैरिज एक्ट लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी, वो थी 14 वर्ष।
दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दलित वर्गों का संघ स्थापित किए थे। सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की गई थी ब्लेजली द्वारा। ब्लेजली द्वारा सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की गई थी। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड कहाँ से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से। कलकत्ता से हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित है BG तिलक। बाल गंगाधर तिलक डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित जो है बाल गंगाधर तिलक है। इसने बाल गंगाधर तिलक ने का नारा है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये काफ़ी कई बार एग्जाम में पूछता है तो इसे भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। 1857 में भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना के समय इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था? लंदन। इसका तात्पर्य है कि जो भारत में 3 विश्वविद्यालय 1857 के दौर में बना था, जैसे कि आप कलकत्ता विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय देख सकते हैं। तो ये तीनों विश्वविद्यालय जो बना था वो किसकी तर्ज पर बना था, यानी किस यूनिवर्सिटी के तर्ज पर? तो लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर बना था, जो कि इंग्लैंड में था। तो क्वेश्चन है कि 1857 में भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना के समय इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था? तो लंदन विश्वविद्यालय को। थोड़ा और हम लोग जान जाते हैं। अगर भारत में देखिएगा कि प्रेसिडेंसी हुआ करता था ब्रिटिश काल में। प्रेसिडेंसी मुख्य रूप से 3 था, लेकिन और भी था। जैसे कि आप कलकत्ता को जो कहा जाता था वो प्रेसिडेंसी का उपाधि उसको मिला हुआ था, प्रेसिडेंसी नगर कहलाता था। मद्रास को भी प्रेसिडेंसी नगर कहा जाता था। बॉम्बे को भी प्रेसिडेंसी नगर कहा जाता था। और आगरा को भी, जो उत्तर प्रदेश में है, को भी प्रेसिडेंसी नगर कहा जाता था। इसे भी याद रखिएगा। कई बार पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रेसिडेंसी नगर था ब्रिटिश काल में? तो याद रखिएगा कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, आगरा, ये सब जो था प्रेसिडेंसी नगर था ब्रिटिश काल में। आगे हम लोग देखते हैं। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था कलकत्ता में। कलकत्ता में भारत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम मदरसा स्थापित किया था। काशी विद्यापीठ का संस्थापक था बाबू शिव प्रसाद गुप्त। बाबू शिव प्रसाद गुप्त जो थे काशी विद्यापीठ का संस्थापक थे। काशी विद्यापीठ का संस्थापक बाबू शिव प्रसाद गुप्त थे। सैंडलर आयोग संबंधित है शिक्षा से संबंधित है सैंडलर आयोग। सैंडलर आयोग का संबंध है शिक्षा से, एजुकेशन से। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर जोर दिया गया था प्राथमिक शिक्षा पर। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर जोर दिया गया था प्राइमरी एजुकेशन पर। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी मदन मोहन मालवीय ने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी। वो थे मदन मोहन मालवीय, जो BHU है इसके संस्थापक हैं मदन मोहन मालवीय। और यहाँ और जान लेते हैं कि भारत में सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने सार्वजनिक रूप से किसी मंच पर भाषण दिए थे तो BHU की यूनिवर्सिटी के उद्घाटन में ही
1916 में BHU के उद्घाटन के दौरान ही महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सार्वजनिक रूप से भाषण दिए थे भारत में, ये भी याद रखिएगा। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैकाले। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे। इसको हिंदी में कहा जाता है अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत का मतलब है कि मान लीजिए मुट्ठी भर लोगों को हम एजुकेशन देंगे, और भारतीय ये जो ब्रिटिश का नीति था कि जो इंग्लिश की एजुकेशन देंगे वो कुछ मुट्ठी भर लोगों को देंगे, और वो लोग नीचे लोगों को, अपने से नीचे लोग जो हैं उन लोगों को एजुकेशन देंगे। धीरे धीरे वो लोग फिर नीचे जाएंगे, यानी धीरे धीरे फिल्ट्रेट होकर नीचे नीचे एजुकेशन पूरे समाज में फैल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। ये सिद्धांत जो फिल्ट्रेशन थ्योरी ये असफल रहा था। तो यहाँ पे है क्वेश्चन कि भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो मैकाले थे। आगे हम लोग देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्द का उपयोग किया था अरस्काइन पेरी ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे फिरोज शाह मेहता। 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे, वो थे फिरोज शाह मेहता। यहाँ देखिए प्रेसिडेंसी शब्द आया ना, तब प्रेसिडेंसी जो शब्द है ऊपर हम लोग बात किए हैं कि कलकत्ता, बम्बे और मद्रास, आगरा जैसे 6 नगर को प्रेसिडेंसी के रूप में जाना जाता था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात है जिसका संस्थापक थे फिरोज शाह मेहता और स्थापित किए थे 1885 में। वर्ष भी याद रखिएगा जरूर। इसमें एक एक लाइन जो है, एक एक शब्द, एक एक क्वेश्चन है, इसलिए बारीकी से बारीकी आप 2-3 बार देखेंगे ये वीडियो को तो समझ जाइए कि पूरी तरह से याद हो जाएगा और समझ में आ जाएगा, और एग्ज़ाम हॉल में आप काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करेंगे, क्योंकि यहीं से एग्ज़ाम जो क्वेश्चन होगा जनरेट होगा। आगे हम लोग देखते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित था, जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया था, यानी विलय कर दिया गया था। आगे हम लोग देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था एस.एन. बनर्जी। एस.एन. बनर्जी इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक थे। भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आंदोलन में जन संगठित आंदोलन का रूप लिया था? 1885 में। यहीं पे कांग्रेस के स्थापना के समय स्थापित होता है, उसके बाद ऑर्गेनाइज रूप से आप राष्ट्रीय आंदोलन में जन संगठित आंदोलन देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आंदोलन में जन संगठित आंदोलन का रूप लिया? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव थे ए.ओ. हुम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव थे ए.ओ. हुम। थोड़ा हम लोग जान जाते हैं यहाँ पे और जानकारी। यहाँ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव ए.ओ. हुम। ये भी याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछता है कि ए.ओ. हुम
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्षता किए थे, अध्यक्ष बने थे? तो एक बार भी नहीं, कभी भी एओहुम ने अध्यक्ष नहीं बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। संस्थापक थे, लेकिन एओहुम ने कभी भी अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता नहीं किए थे, ये याद रखिएगा। दूसरा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये तारीख भी याद रख लीजिएगा, 28 दिसंबर 1885 में। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था, मुंबई में। ये स्थान भी याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी मुंबई में 28 दिसंबर 1885 को। आज भी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो अपना स्थापना वर्ष देखिएगा कि मनाता है, तो 28 दिसंबर को है। और डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, और बदरुद्दीन तैयबजी जो थे वो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। आगे हम लोग देखते हैं। इसमें जहाँ भी तारीख आ रहा है उसको जरूर याद रखिए, उतना ही तारीख को इसमें बताया गया है जो काफ़ी बार बार पूछता है और काफ़ी रिलेवेंट है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उनका मजाक उड़ाया था लॉर्ड डफरी ने। लॉर्ड डफरी ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था, वो था लॉर्ड डफरी। लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय इसमें शब्द है, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। यहाँ 2 क्वेश्चन एराइज होता है। ये 1925 में बनी थी और 1917 में एनी बेसेंट ने बनी थी। एनी बेसेंट ने 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। यहाँ 2 क्वेश्चन ऐसे बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो उसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। दूसरा हो जाएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। दोनों में फ़र्क याद रखिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछ देता है और दोनों ऑप्शन में दे देता है, तो इसलिए ये क्लियर रहिएगा। आगे हम लोग देखते हैं। दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था मुंबई में। दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? 2 बार। मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए थे, और वर्ष भी याद कर लीजिए 1909 और 1918। वर्ष 1909 और 1918 2 बार मदन मोहन मालवीय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1946 में जो मेरठ में आयोजित किया गया था कि अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। देश की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। ये भी याद रखिए, बार बार पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की देश की आज़ादी के समय अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। आगे हम लोग देखते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था बेलगांव में। बेलगांव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित विदेशी अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले ही था। विदेशी कहे या यूरोपीय कहे, क्योंकि यूरोप का रहने वाला था और विदेश भी समझ सकते हैं, तो क्वेश्चन था, तो इसका जॉर्ज यूले हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, 1938 के हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में जिसने सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्ष के रूप में नामित किया था वो थे राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1938 के हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किए थे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर हम लोग जानकारी प्राप्त करें तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी किए थे। आगे हम लोग देखते हैं, कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि उसे शांतिपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता करूं। ये स्टेटमेंट किसका है? लॉर्ड कर्जन का। लॉर्ड कर्जन का 1905 के दौरान, ये 1905 के जो बंगाल विभाजन था उस समय, ये देखिएगा कि भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन। कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि उसे शांतिपूर्ण अवसान में भी उसकी सहायता करूं। तो ये कथन है लॉर्ड कर्जन का। ये बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको जरूर याद रखिएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। बाल गंगाधर तिलक का वक्तव्य है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इज्जत लेकर रहूंगा। आगे देखते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना किए थे? 1905 में। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना किए थे। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध का राजनीति करने का आरोप लगाया था, वो थे बाल गंगाधर तिलक। अगर हम लोग, एक आता है बाल, पाल और लाल, ये जो है गौरम दल के नेता थे। बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये जो थे गौरम दल के नेता थे। और इनमें एक और जोड़ लीजिएगा, वो थे अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष या अरविंद घोष, जो भवानी मंदिर से संबंधित है। तो अरबिंदो घोष या अरबिंदो घोषो, ये चारों लोग गौरम दल के थे। क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन गौरम दल के नेता थे, तो बाल, पाल और लाल और अरबिंदो घोषो मुख्य रूप से तीन ही किताब में आपको कई जगह मिलेगा, लेकिन अरबिंदो घोषो भी गौरम दल के थे, ये भी याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, महाराष्ट्र में गणपति सर्वप्रथम श्री गणेश किया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति पर्व को सर्वप्रथम श्री गणेश किए थे। यानी गणपति पूजा जो है का श्री गणेश शुरू करने वाले थे बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से। आगे देखते हैं, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया।
और पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया। यह कथन सत्य है। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन 1905 के संदर्भ में लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया। यह कथन सत्य है। देखिएगा कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को विभाजित किया था, लेकिन उस समय बंगाल उग्र राष्ट्रवाद से प्रेरित था, इसलिए उसको विभाजित किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन चला था बंगाल विभाजन के फलस्वरूप, जिसको बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था सैयद हैदर राजा। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में कौन किया था? तो सैयद हैदर राजा। आगे हम लोग देखते हैं। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था चिदम्बरम पिल्लई। चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह कथन है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का यह कथन है कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। यह महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रूज फ्रेजर। सर एंड्रूज फ्रेजर जो था, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। एलजी था। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का जो एलजी था, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो था सर एंड्रूज फ्रेजर। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व करता थे। ये याद रखिएगा जरूर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसमें महात्मा गांधी नहीं थे। इसका नेतृत्व बंगाल विभाजन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था। कई बार ऑप्शन में पूछ देता है, तो ये महात्मा गांधी द्वारा नहीं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व करता थे। आगे देखते हैं। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था कृष्ण कुमार मित्र। कृष्ण कुमार मित्र वह व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था। वह आंदोलन जिसके चलते रविंद्रनाथ ठाकुर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसके चलते रविंद्रनाथ टैगोर ने ठाकुर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की थी। 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर जोर दिए थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है ऑफ इंडिया, यानी भारत के वयोवृद्ध नेता के रूप में इनको जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को। इनका पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इन्होंने ही भारत में आर्थिक शोषण अंग्रेजों द्वारा जो किया जा रहा था पर ज़्यादा प्रकाश डाले हैं। आगे हम लोग देखते हैं। विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है, यह कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का। रविंद्रनाथ टैगोर का यह प्रसिद्ध कथन है कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है। यह रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो था बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था। आगे देखते हैं। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर। बीडी सावरकर
ऐसे क्रांतिकारी थे जो क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना किए थे। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना था। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था जगत नारायण मुल्ला जो था काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था। गोरखपुर जेल में फांसी पाने वाला क्रांतिकारी था राम प्रसाद बिस्मिल ऐसे व्यक्ति थे जिनकी गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था महाराष्ट्र में। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत को संगठित किया गया था महाराष्ट्र में। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाने हेतु एक समिति का गठन किया गया था। ये उनके अध्यक्ष थे गोविंद बल्लभ पंत। इनकलाब जिंदाबाद का नारा संबद्ध है भगत सिंह से। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा इनसे संबंधित है। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सेंट्रल असेंबली में जब भगत सिंह बम फेंकने गए थे तो उनके साथी जो थे बटुकेश्वर दत्त थे। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी दिल्ली में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में दिल्ली में हुई थी। काकोरी षड्यंत्र कांड का वह एकमात्र क्रांतिकारी जो पुलिस गिरफ्तारी से बच निकला था चंद्रशेखर आजाद काकोरी षड्यंत्र कांड का वह एकमात्र क्रांतिकारी थे जो पुलिस गिरफ्तारी से बच निकले थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1924 ईस्वी में जहां किया गया था वह जगह था कानपुर में 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया था। वो कानपुर में किया गया था 1924 में। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था मेजनी को लाला लाजपत राय अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपने उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी। देख लीजिए हिम्मत महिलाओं की, भारतीय महिला की। बीना दास ऐसी महिला क्रांतिकारी थी जिन्होंने दीक्षांत समारोह में अपने उपाधि यानी डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली मारी थी। अगला देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम था अशफाक उल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम है वो है अशफाक उल्ला खां। वह कारागार जिसमें पंडित राम
प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? गोरखपुर। गोरखपुर वह कारागार माने जेल होता है, वह कारागार जिसमें पंडित जो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। भारतीय शांति का जनक कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा जाता है। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला बनाया था राजगोपालाचारी ने। राजगोपालाचारी ने मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध जो था उसको दूर करने के लिए CR फार्मूला बनाया था, वो थे राजगोपालाचारी। वह प्रथम भारतीय जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया था, बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को अपने पत्रकारिता के कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान प्रथम भारतीय थे जिनको जेल भेजा गया था। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं होती है, यह कथन है भगत सिंह का। भगत सिंह का एक प्रसिद्ध कथन है कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं होती है। ये भगत सिंह का स्टेटमेंट है। और हम लोग जाने तो भगत सिंह ने एक पुस्तक लिखे हैं, मैं नास्तिक क्यों हूँ। मैं नास्तिक क्यों हूँ, इनका एक पुस्तक है, काफ़ी पतला है, आप चाहेंगे तो उसको पढ़ सकते हैं देख लेकर। काफ़ी अच्छी बात उनमें बताए हैं, ज़्यादा मोटी नहीं है, तो आप उसको पढ़िए ज़रूर, क्योंकि इससे बहुत कुछ आपकी विचार इनके बारे में समझने में मिलेगा। आगे हम लोग देखते हैं। वह तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की थी 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 वह तिथि है जो मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित किया था। वह कौन अतिथि था जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? 23 मार्च 1943। 23 मार्च 1943 वह तिथि था, तिथि यहाँ लिख दीजिए, जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था, वो था 23 मार्च 1943। आगे हम लोग देखते हैं। 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था खलील कुजमा ऐसे थे जो 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान सृजन का प्रस्ताव रखे थे, वो थे खलील कुजमा। आगे हम लोग देखते हैं। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? 1940 के लाहौर अधिवेशन। 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मुस्लिम लीग का वह अधिवेशन जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था 1929 मुस्लिम लीग का वह अधिवेशन है जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था 1929 के अधिवेशन में। अगला हम लोग देखते हैं। इकतीस दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी आगा खां ने। आगा खां ने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी आगा खां ने। आगे देखते हैं। बंगाल का एकीकरण संपन्न हुआ 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में बंगाल का एकीकरण संपन्न हुआ। थोड़ा और हम लोग जान लेते हैं यहाँ। बंगाल विभाजन जो हुआ था, जिसको बंग भंग कहा जाता है, बंग भंग,
तो बंगाल विभाजन जो हुआ था, बंगाल विभाजन ये हुआ था 19 जुलाई 1905 को। ये तारीख जरूर याद रखिएगा, यहाँ मेन उद्देश्य है तारीख बताना। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन द्वारा। 16 अक्टूबर 1905 से ये प्रभावी हुआ कि इस तारीख से ये लागू हो जाएगा बंगाल विभाजन। अब इसको तारीख याद करना है तो 19 है। 19 जुलाई में ये 9 जो है इस तरह का, इसको उलट दीजिएगा 9 को तो 6 हो जाएगा, तो 16 इस तरह से याद कर सकते हैं कि 9 जुलाई और उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को, यानी 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन किया गया और लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। और बंगाल विभाजन को रद्द जो हुआ था 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग के समय 1911 में बढ़ते विरोध के कारण 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो ये दोनों याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग और विभाजन जब हुआ था तो उस समय लॉर्ड कर्जन था। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था 1911 ईस्वी में। 1911 में अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया था। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किया लखनऊ में। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे, वो थे लखनऊ में। थोड़ा यहाँ हम लोग और जान लेते हैं। यहाँ है इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग, ये दोनों में इसका जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसकी स्थापना हुई थी 28/12/1885, यानी 28 दिसंबर 1885 को हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी इसका था 30 दिसंबर 1906 को। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई थी। आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी 28 दिसंबर 1985। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई थी। ढाका जो है बांग्लादेश की कैपिटल है। आगे हम लोग देखते हैं। अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी थे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पीकार के रूप में उभरी थी। 1907 में देखिएगा कि सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल के बीच कांग्रेस विभाजित हो गया था और उसके बाद विभाजन के बाद जो कांग्रेस पर अधिकार था वो नरम दल का था, उदारवादी का, और गरम दल बाहर हो गए। तो फिर उसके बाद 1916 में जब मिले तो इसमें मुख्य शिल्पकार के रूप में एनी बेसेंट उभरी थी। आगे हम लोग देखते हैं। वह आंदोलन जिससे गांधी जी संबंधित नहीं थे, होम रूल आंदोलन। 1916 का होम रूल आंदोलन हुआ था जिसमें गांधी जी नहीं संबंधित थे। 1916 का होम रूल बाल गंगाधर तिलक और देखिएगा कि एनी बेसेंट अलग अलग क्षेत्रों में शुरू किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं।
इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी 1905 में लंदन में श्यामाजी कृष्ण वर्मा द्वारा। ये सभी चीज़ याद रखिएगा। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित कब हुई? 1905 ईस्वी में। कहाँ हुई? लंदन में। किनके द्वारा? श्यामाजी कृष्ण वर्मा द्वारा। यहाँ 3 क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन में, तो इस तरह के सभी क्वेश्चन को आप वीडियो को कम से कम 3-4 बार देखिएगा, पूरी तरह से याद हो जाएगा। इसको जरूर देखिए 3-4 बार। आगे हम लोग देखते हैं, वह जिन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की, सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की, उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। वह कौन से व्यक्ति थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले वह व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की है, सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया और दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवाएं की। उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी किए थे। वो व्यक्ति थे गोपाल कृष्ण गोखले। होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन प्राप्त करना होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय था। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया। कांग्रेस में नरमपंथियों तथा उग्रपंथियों में मतभेद के कारण भारत में जो नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया था, उसका कारण था कि कांग्रेस में नरमपंथियों और उग्रवादियों में मतभेद के कारण बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण दिया गया। होम रूल आंदोलन के समय, होम रूल आंदोलन के समय बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण दिया गया था। वह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय हुआ। होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय हुआ था, वो था होम रूल आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध का जो टाइम पीरियड है 1914 से लेकर 1918 तक है, और होम रूल जो हुआ था 1916 में, तो ये बीच में पड़ता है। आगे हम लोग देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी को भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते हैं, वो थे महात्मा गांधी। दक्षिण अफ्रीका का वह रेलवे स्टेशन जहां गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था, पीटरमारित्सबर्ग। पीटरमारित्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का वह रेलवे स्टेशन है जहां गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था। गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का विचार का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। यानी गांधीयन इनोवेशन का तात्पर्य है कि कम निवेश कीजिए से अधिक उत्पादन, प्रोडक्शन अधिक और अधिक लोगों के लिए। ये गांधीयन इनोवेशन का तात्पर्य है। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था। वह कारागार जिसमें गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था यरवादा। यरवादा जेल वह जेल है जिसको गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का अस्थायित्व। गरीबी का अस्थायित्व जो है गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे, वह थे स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद वह व्यक्ति थे जिन्होंने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे, वो थे स्वामी श्रद्धानंद। ये भी याद रखिए कि जो जामा मस्जिद है वो दिल्ली में है।
जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था, वो थे महात्मा गांधी। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। सत्य की प्राप्ति का रास्ता ही गांधी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। करमचंद गांधी दीवान थे पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर के। करमचंद गांधी जो थे ये पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर के दीवान थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था सर शंकर नायर। सर शंकर नायर वह व्यक्ति थे जिन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल से त्यागपत्र दे दिए थे, वो थे सर शंकर नारायण। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुई थी 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, ये तारीख भी याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी के विरोध में वायसराय के कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र देने वाले व्यक्ति थे सर शंकर नायर। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये जालियांवाला बाग इसलिए हुआ था कि इसमें जालियांवाला बाग में तेज बहादुर संप्रू और सतपाल मलिक के विरोध के गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसी पर ओ डायर ने गोली चलवा दिया था। 13 अप्रैल 1919 की यह घटना है, बहुत क्रूर ये घटना हुई थी। आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। अहमदाबाद की हड़ताल में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। चंपारण बिहार में है। बिहार के चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य है कि 20 में से 3 भाग पर भूभाग पर नील की खेती करना पड़ता था। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरोध में आरंभ किया था। चंपारण संघर्ष में गांधी जी का साथ दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। अनुग्रह नारायण सिंह और राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण संघर्ष में गांधी जी का साथ थे। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था एन.जी. रंगा ने। एन.जी. रंगा वो व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किए थे। एन.जी. रंगा थे। आगे देखते हैं। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? बेलगांव अधिवेशन के। बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के। एम.के. गांधी ने हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी थी? 1909 में। 1909 ईस्वी में एम.के. गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की। गोखले के राजनीतिक गुरु थे एम.जी. रनाडे। एम.जी. रनाडे जो थे गोखले के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से प्रारंभ किया था? पटना से।
पटना से गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान प्रारंभ किया था। वो था जगह पटना। पटना बिहार की राजधानी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था? लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916 के कांग्रेस अधिवेशन था में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था। यहाँ राजकुमार शुक्ल जो थे उन्होंने गांधी जी से मिले थे और चंपारण सत्याग्रह से संबंधित यानी चंपारण की समस्याओं से अवगत कराए थे और गांधी जी ने स्वीकार करके फिर आए थे और उसके बाद चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। आगे देखते हैं। किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले वह व्यक्ति थे जिसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण दिया था वाराणसी में। वाराणसी में महात्मा गांधी ने भारत में पहला जन भाषण दिया था। वहीं 1916 का जो हम लोग ऊपर बात किए हैं 1916 का BHU का उद्घाटन जब था तो उस समय पहला सार्वजनिक रूप से महात्मा गांधी ने जन भाषण भारत में दिए थे। आगे हम लोग देखते हैं। सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था। खादी को स्वतंत्रता की वर्दी कहा महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने खादी को स्वतंत्रता का वर्दी कहा था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का उपयोग सर्वप्रथम किया था दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का उपयोग सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में किया था और दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए थे 9 जनवरी 1915 को। ये भी याद रखिएगा 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य है जन कल्याण के लिए सक्रियता। यही तो राजनीति होनी चाहिए कि जन कल्याण के लिए तत्पर रहिए, 24 घंटा सक्रिय रहिए। वहीं तो राजनीति का तात्पर्य है। ये महात्मा गांधी के अनुसार था कि राजनीति का तात्पर्य था कि जन कल्याण के लिए सक्रियता। गांधी जी के सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है उपवास। उपवास वह स्थान है जो गांधी जी के सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम पायदान पे था। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटिश भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक लिखी है MK गांधी ने। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो महात्मा गांधी ने एक पुस्तक की रचना किए हैं गोपाल गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। अगला हम लोग देखते हैं। MK गांधी के अस्पृश्यों अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। MK गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है तो उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। वह आंदोलन जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन वह आंदोलन है जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है।
जालियांवाला बाग त्रासदी में जुड़ा यह अधिकारी था डायर। डायर जो था जालियांवाला बाग त्रासदी से जुड़ा हुआ अधिकारी था। उधम सिंह ने इसको गोली मारे थे। लंदन में जाकर उधम सिंह ने माइकल डायर को गोली मारे थे लंदन में जाकर। सन 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष थे। वह व्यक्ति जिसने 1931 में गुरुवायूर मंदिर में अछूतों के प्रवेश संबंधित प्रयास का नेतृत्व किया। पीएस तिरुमाम्बू वह व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ष 1931 में गुरुवायूर मंदिर में अछूतों के प्रवेश संबंधी प्रयासों का नेतृत्व किए थे। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी बीपी वाडिया ने भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ 3 क्वेश्चन बनेगा कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने कब की है? 1929 में। कहाँ पे? नागपुर में। और किनके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू है ही। अगला देखते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय वह व्यक्ति थे जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष थे। अगला देखते हैं। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया था एम.एन. रॉय ने 1940 ईस्वी में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किए थे। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेता के विरुद्ध था? साम्यवादी आंदोलन। साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध कानपुर षड्यंत्र मुकदमा था। अगला देखते हैं। महात्मा गांधी का वह संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था अहमदाबाद संघर्ष। अहमदाबाद संघर्ष वह संघर्ष था महात्मा गांधी द्वारा जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम है क्रांतिकारी साम्यवादी दल। क्रांतिकारी साम्यवादी दल जो स्थापित किया गया था वो सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा। खिलाफत आंदोलन का परिणाम था हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। खिलाफत आंदोलन का परिणाम हुआ कि हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। वह आंदोलन जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन वह आंदोलन है जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ था। खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी हकीम अजमल खां। हकीम अजमल खां खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वह मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उसके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? मोहम्मद अली जिन्ना। गांधी जी को मोहम्मद अली जिन्ना ने सावधान किया था कि वह मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उसके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था महात्मा गांधी को। 1919 में महात्मा गांधी को अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था। वह भारतीय नेता जिसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय वह भारतीय नेता थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था।
एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था असहयोग आंदोलन में। असहयोग आंदोलन में गांधी का मानना था कि एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन के साथ आरंभ किया गया असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के साथ आरंभ किया गया था असहयोग आंदोलन। 1920 के नागपुर के कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्तावों को प्रस्तावित किया था CR दास ने। CR दास ने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्तावों को प्रस्तावित किए थे। वो थे CR दास। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चौरी चौरा जो है अवस्थित है। असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन दास पेशे से वकील थे। इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता। 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य जो प्रतिफल था वो था हिंदू मुस्लिम एकता। महात्मा गांधी के साथ वह मुसलमान जिसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी शौकत अली। शौकत अली वह मुसलमान थे जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वह था कैसर हिंद। कैसर हिंद वह उपाधि था जिसको महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया था को असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदोली में। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी बारदोली में थे। किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया किंतु उसके परिणाम नहीं देख सके? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन को समर्थन तो दिया था लेकिन उनकी मृत्यु के कारण उसके परिणाम को नहीं देख सके थे। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा की घटना का सूचना दी थी? दशरथ प्रसाद द्विवेदी। दशरथ प्रसाद द्विवेदी तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा की घटना की सूचना दिए थे, इन्फॉर्मेशन दिए थे। उस समय टेलीग्राम चलता था और वो तार के माध्यम से सूचनाएं भेजा जाता था। ये जब चौरी चौरा की घटना हुई थी तो उस समय महात्मा गांधी को जो सूचना दिए थे तार द्वारा दिया गया था। ये सूचना देने वाले थे दशरथ प्रसाद द्विवेदी जी। अगला हम लोग देखते हैं। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए महात्मा गांधी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था डॉक्टर मुंजे ने। डॉक्टर मुंजे ने गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था दिल्ली में, जो कि 24 फरवरी 1922 को आयोजित हुआ था अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में। आगे हम लोग देखते हैं। तेभागा आंदोलन 1946 का संबंध था किसानों से। किसानों से संबंधित था तेभागा आंदोलन जो कि 1946 से संबंधित है। भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। ऑल इंडिया
किसान आंदोलन जो किसान सभा थी का पहला अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। वह क्षेत्र जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया, अवध। अवध वह क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, वह क्षेत्र है जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? बेलगांव अधिवेशन के। बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे गांधी जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। कामागाटा मारू था कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था जिसका नाम था कामागाटा मारू। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट जो थे राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट जो थे राजा महेंद्र प्रताप थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र जिसका नाम था गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? 4 भाषाओं में। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र जो समाचार पत्र था गदर, वो 4 भाषाओं में निकाला जाता था। आगे हम लोग देखते हैं। गदर पार्टी के नेता थे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जो थे गदर पार्टी के नेता थे जिसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। अगला हम लोग देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला हम लोग देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्व में भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा से स्वराज दल का समर्थन किया था? एम.एन. जिना ने। एम.एन. जिना ने स्वतंत्रता पूर्व में भारत में एम.एन. जिना केंद्रीय विधानसभा से स्वराज दल का समर्थन किया था। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे सी.आर. दास। सी.आर. दास जो थे स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। इसमें सी.आर. दास और पंडित जो जवाहरलाल नेहरू थे उनके पिता मोतीलाल नेहरू भी थे। मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। ये मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। आगे हम लोग देखते हैं। देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास का देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध है डोमिनियन स्टेटस से। 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का जो संबंध है डोमिनियन स्टेटस से संबंधित है। वह व्यक्ति जिसने स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था सी.आर. दास ने। सी.आर. दास वह व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिए थे। साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किया था यूसुफ मेहर अली ने। यूसुफ मेहर अली ने साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किया था। साइमन कमीशन का विरोध भारत में काफ़ी हो रहा था। ये 1928 में भारत आया था साइमन कमीशन, और इसमें एक भी भारतीय नहीं होने के कारण इसका देखिएगा कि साइमन कमीशन का काफ़ी विरोध हो रहा था। आगे हम लोग देखते हैं। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुख्य कारण थे सभी सदस्य अंग्रेज थे। कोई भी भारतीय नहीं होने के कारण और सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण भारत में देखिएगा कि साइमन कमीशन का बहिष्कार जबरदस्त हुआ था। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? 1928 ईस्वी में।
1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे डॉक्टर एम.ए. अंसारी। डॉक्टर एम.ए. अंसारी फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। यह सुझाव देने वाला था लॉर्ड इरविन। सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी सर तेज बहादुर संप्रू और जयकर ने। सर तेज बहादुर संप्रू और जयकर ने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी। वो थे तेज बहादुर संप्रू और जयकर। अगला हम लोग देखते हैं 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज को फहराया था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज को फहराए थे। वह वर्ष जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य अंगीकृत किया था 1929 में। वर्ष 1929 की लाहौर अधिवेशन में सर्वप्रथम इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य अंगीकार किया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसमें कई तरह क्वेश्चन जनरेट होता है, देख लीजिए। 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। इसमें टारगेट रखा गया था पूर्ण स्वाधीनता का। ये भी एक क्वेश्चन है। इसकी अध्यक्षता किसने किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था अस्पृश्यता उन्मूलन। अस्पृश्यता उन्मूलन जो शब्द था 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में संकल्प में शामिल नहीं था। इसमें तो पूर्ण स्वाधीनता की बात कही गई थी। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे। जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जब पारित हुआ तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1929 में लाहौर में। आज का वीडियो समाप्त होता है। इसका जल्द ही सेकेंड पार्ट अपलोड किया जाएगा। ये अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका लेक्चर यहाँ पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसका आगे भी इंडियन नेशनल मूवमेंट 1885 से 1947 का जो लेक्चर है इसका अगला पार्ट जल्द ही अपलोड किया जाएगा। उसमें हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। जल्द ही अपलोड किया जाएगा, उसको भी जरूर देखिए। आइए जो है वीडियो को कम से कम 3-4 बार देखिएगा, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। उसके बाद एग्जाम में देखिएगा कि यहीं से क्वेश्चन जनरेट होंगे, इसलिए इसको बार बार देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आप इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा कि टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसमें भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।